नमस्कार, मैं आनंद कुमार खत्री, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर। आज के हमारे लेक्चर का विषय है oogenesis, अंड जनन। oogenesis एंड ओवुलेशन। oogenesis शब्द का अर्थ है ऊ का मतलब एग और जेनेसिस का मतलब ओरिजिन या क्रिएशन या जनरेशन, उत्पन्न होना। द प्रोसेस ऑफ डिप्लॉयड oogonia division and differentiation into a haploid oocyte, द्विगुणित से अगुणित oocyte में परिवर्तन। विदिन द ओवरी फीमेल गोनेट्स के अंदर, एंड ओवुलेशन होता है रिलीज ऑफ द oocyte फ्रॉम द मैच्योर फॉलिकल। प्रीमोडियल germ cells, the cells which are destined to develop into gametes are called primordial germ cells. The gametes are the primordial germ cells and constitute the germ plasm. इसी तरीके से the germ plasm is of paramount importance because the somatoplasm ceases to exist with the death of animal. जंतु की मौत के साथ में वो समाप्त हो जाता है, लेकिन germ plasm जो है वो बना रहता है. But the germ plasm continues to live on indefinitely in succeeding generation. आने वाली पीढ़ियों में भी बना रहता है जर्म प्लाज्म। द ओरिजिन ऑफ प्रीमोडियल जर्म सेल्स के बारे में दो थ्योरीज दी गई है, जिसमें जर्मिनल एपिथेलियल ओरिजिन के बारे में वाल्डेयर ने 1870 में कहा था कि प्रीमोडियल जर्म सेल्स अराइज फ्रॉम द जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ गोनेट्स, की जर्मिनल एपिथेलियम से उत्पन्न होती हैं प्रीमोडियल जर्म सेल्स। इसके बारे में एक्स्ट्रा गोनेडियल ओरिजिन भी कहा गया है। दिस थ्योरी स्टेट्स दैट द जर्म सेल्स अराइज आउटसाइड द गोनेट्स, के बाहर उत्पन्न होती है एट एन अर्ली पीरियड ऑफ द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान, एंड देन माइग्रेट टू द गोनेट्स, और उसके पश्चात ये गोनेट्स में चली जाती है। इसके अलावा दूसरी थ्योरी जो है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रीमोडियल जर्म सेल, एज द प्रीमोडियल जर्म सेल्स ओरिजिनेट आउटसाइड दे मूव टू रीच द गोनेट्स। दे आर ट्रांसपोर्टेड इन टू वेज, बाय ब्लड स्ट्रीम्स के द्वारा पहुँचती है और बाय अमीबॉइड मूवमेंट्स के द्वारा, जो कि ह्यूमन बींग्स के एम्ब्रियो में देखने को मिलता है। मादा जंतुओं में के अंडाशय को आश्रित करने वाली जनन एपिथेलियम की जनन कोशिकाओं से अंडाणु के निर्माण की क्रिया को अंड जनन oogenesis कहते हैं। अंड जनन का प्रक्रम मादा के अंडाशय में होता है एवं स्तनधारियों में अंडाशय ठोस होते हैं। अंडाशय का प्रमुख भाग एक सघन तंतुमय संयोजी ऊतक का बना होता है, जिसे पीठिका कहते हैं। अंडाशय के चारों ओर एक आवरण होता है। इस आवरण से में बाहर की तरफ पेरिटोनियम, बीच में घनाकार कोशिकाओं की एक स्तरीय जनन एपिथेलियम तथा नीचे की ओर संयोजी ऊतक की बनी ट्यूनिका एल्बजीनिया उपस्थित होती है। महीन कला होती है। पीठिका यानी कि स्ट्रोमा एक मोटे व अधिक सघन वल्कुटी स्तर तथा एक छोटे व अपेक्षाकृत ढीले मध्यस्थ पिंड में विभेदित होती है। वल्कुटी स्तर में रेटिकुलर तंतुओं एवं तर्कु रूपी संयोजी ऊतक कोशिकाओं की एवं मध्यस्थ पिंड में पीले इलास्टिक तंतुओं की व अरेखित पेशी तंतुओं की व रुधिर वाहिनियां बहुतायत से पाई जाती है। अंडाशय में वल्कुटी क्षेत्र में कई छोटी बड़ी अंडाशय पुट्टिकाएँ पाई जाती हैं। ये सभी पुट्टिकाएँ एपिथेलियम के सक्रिय विभाजन से बनी होती हैं। प्रत्येक प्रारंभिक पुट्टिका प्राइमरी फॉलिकल में एक अंडजननी कोशिका oogonia होती है एवं इसके चारों ओर चपटी फ्लैट पुट्टिकीय कोशिकाएं फॉलिकल सेल्स की एक स्तरीय एपिथेलियम का आवरण पाया जाता है। ये पुट्टिकाएं मादा के लैंगिक परिपक्वन तक निष्क्रिय रहती हैं एवं लैंगिक परिपक्वन के बाद प्रत्येक जनन ऋतु में कुछ प्रारंभिक पुट्टिकाएं सक्रिय हो जाती है। प्रत्येक ऐसी पुट्टिका में अंडजननी oogonia वसा का संचय एवं वृद्धि करके प्राथमिक अंडक प्राइमरी oocytes बनाती है एवं इसी के साथ पुट्टिका कोशिकाएं स्तंभी हो जाती हैं तथा इनके स्तर एवं प्राथमिक अंडक के मध्य जोना पैलेसुडा नामक महीन कला बन जाती है।
इस अवस्था की पुटिका को प्राइमरी फॉलिकल प्राथमिक पुटिका कहते हैं। इसमें अब कार्बोहाइड्रेट्स एवं ग्लाइकोजन के जमाव के कारण जौना पैलुसिडा मोटी होने लगती है। पूर्व बिंब कोशिका की सतह पर अनेक माइक्रोविलाई सूक्ष्मांकुर उत्पन्न हो जाते हैं। इनके द्वारा इनमें पोषक पदार्थ पहुंचाए जाते हैं या पहुंचते हैं। पूर्व अंडक प्राइमरी oocytes की वृद्धि के साथ साथ पुटक कोशिकाएं भी फॉलिकल सेल्स भी सक्रिय विभाजन में जाती हैं एवं एक एकहरी एकल पुटकीय एपिथीलियम स्तर स्तंभी एपिथीलियम बन जाती है, जिसे मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा कहते हैं। इस अवस्था में द्वितीयक पुटिका इस अवस्था में से अब द्वितीयक पुटिका सेकेंडरी फॉलिकल कहते हैं। अब इन पुटिकाओं में एक पुटकीय गुहा बन जाती है। अब वृद्धिशील पुटिका के चारों ओर निकटवर्ती स्ट्रोमा की कोशिकाएं एक द्विस्तरीय खोल बनाती है, जिसे थीका फॉलिक्यूलस या पुटकीय थीका कहते हैं। थीका का बाहरी स्तर थीका एक्सटर्ना तंतुमय होता है, जबकि भीतरी स्तर थीका इंटरना कोशिकीय रुधिर केशिकाओं से युक्त होता है एवं मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा से एक आधार कला बेसमेंट मेम्ब्रेन या बेसल मेम्ब्रेन से पृथक रहता है। फेजेस ऑफ oogenesis। अंड जनन के प्रक्रम को निम्न 3 प्रावस्थाओं में विभक्त कर सकते हैं। पहला फेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन गुणन प्रावस्था, दूसरा वृद्धि प्रावस्था, तीसरा परिपक्वन प्रावस्था। पहला गुणन प्रावस्था प्रोलिफरेशन फेज मल्टीप्लिकेशन फेज। भ्रूणावस्था में अंडाशय की जनन एपिथीलियम बार बार समसूत्री विभाजन के द्वारा विभाजित होकर अंड जननियों ऊगोनिया नामक कई पुत्री कोशिकाएं बनाती हैं। अंड जननियां द्विगुणित अवस्था वाली कोशिकाएं होती हैं। अंड जननियां अंडाशय की जनन एपिथीलियम में ही उपस्थित रहते हैं एवं जन्म के पश्चात या लैंगिक परिपक्वता के पश्चात इसकी संख्या में वृद्धि नहीं होती है। जंतुओं में लैंगिक परिपक्वता के प्रारंभ में मादा के शेष प्रजनन काल तक एक या कई अंड जननियां ऊगोनिया अंतरायिक रूप से अंडाणुओं के निर्माण में भाग लेती है इंटरनली। अंडाणु जनन के प्रारंभ में अंड जनन फिर से कई बार समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होता है। परिणाम स्वरूप कोशिकाओं का समूह या गुच्छों का निर्माण होता है। इन कोशिकाओं के समूह को अंडवाही रज्जु या ओविजेरस कॉर्ड्स कहते हैं। लच्छे के रूप में बन जाते हैं गुच्छे। अंडवाही रज्जु ओविजेरस कॉर्ड्स की सभी कोशिकाएं भी द्विगुणित अवस्था वाली ही होती हैं। दूसरी अवस्था है ग्रोथ फेज वृद्धि प्रावस्था। अंडवाही रज्जु ओविजेरस कॉर्ड्स के निर्माण के पश्चात वृद्धि अवस्था प्रारंभ होती है। कोशिका विभाजन इसमें रुक जाता है। इन कोशिकाओं के प्रारंभ समूह में से एक कोशिका वृद्धि करती है तथा शेष कोशिकाएं पोषक पदार्थ प्रदान करती हैं। इसे प्राथमिक अंडक या प्राइमरी oocytes कहते हैं। शेष कोशिकाएं वृद्धिशील कोशिका को घेर लेती हैं तथा इसे पोषण प्रदान करती हैं। इन कोशिकाओं को पुटकीय कोशिकाएं फॉलिकल सेल्स कहते हैं। वृद्धि प्रावस्था प्राय बहुत लंबी होती है एवं यह कुछ दिनों से लेकर कई वर्षों तक लंबी होती है। मेंढक में अंडक को वृद्धि करने में 3 वर्ष लगते हैं। प्रथम 2 वर्षों में वृद्धि बहुत मंद होती है, जबकि तीसरे वर्ष में वृद्धि बहुत तेजी से होती है। वृद्धि अवस्था को निम्नलिखित 2 भागों में बांटा जा सकता है। प्री विटेलोजेनेसिस पीतक पूर्व जनन पूर्व एवं विटेलोजेनेसिस पीतक जनन। प्री विटेलोजेनेसिस पीतक जनन पूर्व अवस्था में अंडक के केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य में कई परिवर्तन होते हैं, परंतु पीतक का संश्लेषण नहीं होता है। केंद्रक व कोशिका द्रव्य की मात्रा में बहुत अधिक वृद्धि होती है। पीतक जनन पूर्व अवस्था में निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं। इंक्रीज इन साइज आकार में वृद्धि, केंद्रीय पदार्थ में वृद्धि न्यूक्लियर चेंजेज,
The increase in size of the oocyte is considerable. The size of proportion of the amount of food reserved in the cytoplasm. The frog young oocyte, जैसा कि पहले बताया था, 50 माइक्रोन से डायमीटर में बढ़ करके कितना 1000 से 2000 माइक्रोन डायमीटर में हो जाता है। न्यूक्लियर चेंजेज, केंद्रीय पदार्थ में वृद्धि। वृद्धि प्रावस्था में पीतक जनन पूर्व अवस्था में अंडक के केंद्रक में अत्यधिक वृद्धि होती है। यहाँ न्यूक्लियर अम्लों के वृद्धि के साथ साथ केंद्रक द्रव्य में भी वृद्धि होती है। इस बड़े केंद्रक को जनन आशय जर्मिनल वेसिकल कहते हैं। इसके गुणसूत्र अत्यधिक वृद्धि करते हैं। इसी के साथ केंद्रक प्रथम परिपक्व अवस्था के प्रोफेज में प्रवेश करता है। समान गुणसूत्र युग्मित अवस्था में आ जाते हैं। इस अवस्था में अधिकतर प्रजातियों में डीएनए व आरएनए का केंद्रक में संग्रहण होता है। अतिपीत की अंडों में जो रेप्टाइल्स, पक्षियों, मछलियों और उभयचरों में पाए जाते हैं, अंडक में गुणसूत्र अत्यधिक वृद्धि करके लंबाई में बढ़ते हैं तथा पार्श्व लूप बनाते हैं, जैसा कि डायग्राम में दिखाई दे रहा है। इन गुणसूत्रों को लैम्ब्रूस गुणसूत्र कहते हैं। लैम्ब्रूस गुणसूत्र युगली अवस्था में पाए जाते हैं, जिसमें दो समजातीय गुणसूत्र होमोलोगस क्रोमोसोम कायस्मेटा द्वारा जुड़े रहते हैं। प्रत्येक समजात गुणसूत्र में 2 क्रोमेटिड पाए जाते हैं। इस प्रकार के युगली में 4 क्रोमेटिड्स होते हैं। चारों क्रोमेटिड्स लैम्ब्रूस क्रोमोसोम की अक्ष बनाती हैं। लैम्ब्रूस गुणसूत्र के अक्ष पर कई गहरे बिंदु होते हैं जिन्हें वर्णकिकाएं कहते हैं। वर्णक कणिकाएं क्रोमोमियर्स कहते हैं। प्रत्येक वर्ण कणिका से प्राय 2 पार्श्व फंदे निकले रहते हैं। कभी कभी ये फंदे पार्श्व फंदे अधिक होते हैं। अक्ष व पार्श्व फंदे डीएनए व प्रोटीन से बने होते हैं। लैम्ब्रूस गुणसूत्र के पार्श्व फंदों से में उपस्थित डीएनए अनुलेखन द्वारा एमआरएनए का संश्लेषण करते हैं, जिनमें आनुवांशिक सूचना उपस्थित होती है। ये एमआरएनए का संश्लेषण करते हैं जिनमें आनुवांशिक सूचना उपस्थित होती है। ये एमआरएनए अंडक कोशिका द्रव्य में जाकर पीतक जनन के दौरान प्रोटीन संश्लेषण का नियंत्रण करते हैं। एमआरएनए के अलावा पार्श्व फंदे टीआरएनए व टीआरआरएनए का संश्लेषण भी करते हैं। न्यूक्लियोलस, सामान्यतः प्रत्येक कोशिका में एक केंद्रिका पाई जाती है, अतः अंडक में भी एक केंद्रिका उपस्थित होती है एवं यह केंद्रिका भी अत्यधिक वृद्धि कर लेती है। जीन की केंद्रिका में वृद्धि को कोड करने वाले जीन्स की वृद्धि के कारण होता है। केंद्रिका में वृद्धि आरआरएनए को कोड करने वाले जीन्स की वृद्धि के कारण होता है। जीन्स की संख्या में वृद्धि बिना समसूत्री विभाजन के इस अवस्था को जीन्स प्रवर्धन एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन कहते हैं। इसमें 28S व 18S आरआरएनए संख्या में कई गुना वृद्धि करते हैं। इन सब का कार्य आरआरएनए का तेजी से संश्लेषण करना होता है। जीन्स की संख्या में वृद्धि समसूत्री विभाजन के बिना होना जीन प्रवर्धन, जीन एम्प्लीफिकेशन कहलाता है। जीन प्रवर्धन को विभिन्न विधियों द्वारा प्रमाणित भी किया जा चुका है, जिसमें लैम्ब्रूस का बनना, जिसमें पार्श्व फंदों पर सक्रिय डीएनए पाया जाता है, केंद्रक छिद्रों द्वारा केंद्रकीय पदार्थ का गमन एवं अंडक कोशिका द्रव्य में अत्यधिक मात्रा में राइबोसोम्स की उपस्थिति। डायग्राम दिखाया गया था जिसमें जीन प्रवर्धन का या प्रोटीन संश्लेषण दिखाया गया था। ग्रोथ ऑफ साइटोप्लाज्मिक सब्सटेंस, कोशिकीय पदार्थ में वृद्धि। वृद्धि प्रावस्था के दौरान कोशिका द्रव्य की गुणवत्ता व मात्रा में वृद्धि होती है। शिशु अंडक में कोशिका द्रव्य कणिकीय होता है। इसमें कुछ माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय व कुछ संख्या में अंत्यपदवीय जालिका उपस्थित होते हैं। वृद्धि प्रावस्था के पूर्व पीतक जनन के दौरान इनमें निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं। चेंजेस इन ईआर में परिवर्तन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अंत्यपदवीय जालिका के आशय व सिस्टर्नी आरएनए का कोशिका द्रव्य में संग्रह करने का कार्य करते हैं। इनकी संख्या अंड जनन के अंत में कम हो जाती है एवं अंत में ये बिल्कुल विलुप्त हो जाते हैं। गोल्जी उपकरण, गोल्जी उपकरण पूर्व पीतकी अंड जनन में
आशय व वल्कुट कणों का निर्माण करते हैं। आशयों में अम्लीय म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स भरा रहता है, ये वल्कुट कणों का निर्माण करते हैं। ये फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल वेसिकल्स दैट इज कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स जो गोल्जी बॉडी से फॉर्मेशन के द्वारा दिखाए गए हैं। Accessory cells of oocytes. The growing oocytes are surrounded by spherical kinds of nutritive cells, and these cells immensely assist the growth of oocyte in various ways. There are two types of nutritive cells, namely follicle cells and nerve cells. दूसरा प्रकार है विटेलोजेनेसिस, पीतक जनन। पीतक जनन वृद्धि प्रावस्था की दूसरी अवस्था है। इसके दौरान अंडक में पीतक का संश्लेषण व संग्रहण होता है। पीतक जनन के दौरान वृद्धि दर में तेजी आ जाती है व अंडक अपनी अधिकतम परिमाण साइज को प्राप्त कर लेता है। मुर्गी के अंडे में लगभग 55 ग्राम पीतक पाया जाता है। कुछ पक्षियों व मछलियों के अंडे में इससे अधिक भी पीतक पाया जाता है। पीतक शब्द का प्रयोग अंडक में उपस्थित पोषण पदार्थ के लिए किया जाता है। यह परिवर्तन के दौरान भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। रासायनिक दृष्टि से पीतक प्रोटीन्स, उदासीन वसा, फॉस्फोलिपिड्स व कुछ कार्बोहाइड्रेट व ग्लाइकोजन से बना होता है। पीतक के निर्माण की क्रिया को पीतक जनन कहते हैं। पीतक का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ योग, द ओरिजिन ऑफ योग। बहुत लंबे समय तक यह माना जाता था कि पीतक का संश्लेषण अंडक में एक विशेष प्रकार की संरचना जिसे पीतक केंद्रक, योग न्यूक्लियस कहते हैं, उसमें होता है। पीतक केंद्रक को कई जंतुओं के अंडक में केंद्र के पास देखा गया है। उसके पश्चात डॉक्टर एस गुराया ने मछलियों के व उभयचरों के अंडक में पीतक केंद्र की उपस्थिति को दर्शाया भी था। उभयचरों व पक्षियों के अंडक में पीतक केंद्र का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया के इकट्ठा होने से होती है एवं ये घुलनशील पीतक को अघुलनशील पीतक में बदल देते हैं। वह पीतक पटलिकाएं का निर्माण करते हैं, योग प्लेटलेट्स का निर्माण करते हैं। ये डायग्राम दिखाया गया है जिसमें कीटों व दूसरे जंतुओं में अंडाणु के अंदर पीतक का फॉर्मेशन दिखाया गया है, कीटों में और कशेरुकियों में। एक्सोजीनस origin. A major part of the yolk is synthesized outside of the oocyte. Invertebrates, कशेरुकियों में प्रोटीन संश्लेषण का पीतक का संश्लेषण मादा के शरीर में यकृत में होता है। संश्लेषित पीतक रुधिर परिसंचरण द्वारा पुटक कोशिकाओं को स्थानांतरित किया जाता है। वृद्धि कर रहे अंडक में पीतक पिनोसाइटोसिस, पीने की क्रिया द्वारा प्रवेश करता है। पिनोसाइटोसिस आशय कट करके कोशिका द्रव्य में आ जाते हैं एवं इनकी भित्ति नष्ट हो जाती है एवं कणिकामय पीतक पटलिकाओं का निर्माण करता है। पीतक पटलिकाएं सबसे पहले अंडप्लाज्मा के मध्य में जमा होती हैं एवं बाद में परिधीय भाग में स्थानांतरित हो जाती हैं। उभयचरों में पीतक कोशिका सतह के पास जमा हो जाती है, वह बाद में परिधीय कोशिका द्रव्य में स्थानांतरित हो जाता है। धीरे धीरे पूर्ण कोशिका द्रव्य में पीतक जमा हो जाता है। अंडाणु में माइटोकॉन्ड्रिया पीतक के निर्माण में सहायक होते हैं। कि मेंढक के अंडक में पीतक क्रिस्टल, योग क्रिस्टल्स का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में ही होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित एंजाइम प्रोटीन काइनेज इस बात को प्रमाणित करता है। ये डायग्राम दिखाए गए हैं जिसमें स्तनधारियों के अंडक के अंदर पुटिका कोशिकाओं द्वारा घिरा दिखाया गया है। फॉलिकल सेल्स बाहर की तरफ दिखाई दे रही है, बीच में आपको ओवा प्राइमरी oocytes दिखाई दे रहा है, उसका न्यूक्लियोलस भी खूब बड़ा सारा दिखाई दे रहा है और न्यूक्लियस भी काफ़ी बड़ा नज़र आ रहा है। दूसरा चित्र साइड में दूसरा दिखाया गया है जिसमें अंड जनन के दौरान अंडाणु के माइटोकॉन्ड्रिया में पीतक क्रिस्टल का निर्माण दिखाया गया है। माइटोकॉन्ड्रिया खूब बड़ा दिखाया गया है, क्रिस्टी मैट्रिक्स दिखाई दे रहा है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए भी दिखाई दे रहा है। मैचुरेशन फेस, परिपक्वन प्रावस्था। वृद्धि पूर्ण हो जाने के पश्चात प्राथमिक अंडक का अर्धसूत्री विभाजन द्वारा कोशिका विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन के प्रथम विभाजन को प्रथम परिपक्वन विभाजन कहते हैं।
फर्स्ट मैचुरेशन डिवीजन। ये विभाजन असमान होता है। इसके परिणाम स्वरूप प्राथमिक अंडक 2 अगुणित परंतु असमान पुत्री कोशिकाओं में विभक्त हो जाता है। बड़ी कोशिका को द्वितीयक अंडक सेकेंडरी oocytes कहते हैं। इसमें प्राथमिक अंडक का लगभग संपूर्ण कोशिका द्रव्य आ जाता है। छोटी कोशिका को प्रथम ध्रुविकाय पोलर बॉडी फर्स्ट पोलर बॉडी अथवा प्रथम ध्रुवाणु फर्स्ट पोलोसाइट्स कहते हैं। इसमें केंद्रक तो द्वितीयक अंडक के समान होता है परंतु कोशिका द्रव्य बहुत कम नेग्लिजिबल होता है। प्रथम ध्रुविकाय द्वितीयक अंडक की सतह पर चिपका रहता है। द्वितीयक अंडक का ये इसमें डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन दिखाया गया है मैच्योरेशन फेज ऑफ दी वर्म, जिसमें डिफरेंट स्टेजेस दिखाई गई है। द्वितीयक अंडक का फिर विभाजन होता है एवं इस विभाजन को द्वितीयक परिपक्वन विभाजन सेकंड मैच्योरेशन डिवीजन कहते हैं। यह समसूत्री प्रकार का होता है एवं प्रथम विभाजन के समान ही असमान होता है। परिणाम स्वरूप एक छोटी व एक बड़ी कोशिका का निर्माण होता है। छोटी कोशिका का द्वितीयक ध्रुवीयकाय सेकंड पोलर बॉडी कहते हैं अथवा सेकंड पोलोसाइट्स कहते हैं। इस समय तक प्रथम ध्रुवीयकाय या तो अपहासित हो जाता है या यह भी 2 समान ध्रुवीयकायों में विभक्त हो जाता है। इस प्रकार कुल 3 ध्रुवीयकाय बनते हैं। सभी ध्रुवीयकाय कुछ समय पश्चात कुछ समय तक अंडाणु की सतह पर चिपके रहते हैं तथा अंत में अपहासित एवं लुप्त हो जाते हैं। इस प्रकार अंडजनन में एक प्राथमिक अंडक से सिर्फ एक ही अंडाणु का निर्माण होता है, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है, रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। परिपक्वन विभाजन में कोशिका द्रव्य में असमान विभाजनों के कारण ही प्रत्येक प्राथमिक अंडक से एक अंडाणु का निर्माण होता है। कोशिका द्रव्य के असमान विभाजन लाभदायक होते हैं। इस कारण प्राथमिक अंडक के अधिकांश कोशिका द्रव्य एवं संचित भोजन अंडाणु में आ जाते हैं ताकि निषेचन हो जाने पर परिवर्तन काल में भ्रूण के लिए पर्याप्त खाद्य पदार्थ उपलब्ध हो। कई कशेरुकियों में दोनों परिपक्वन विभाजन अंडाशय में ही पूर्ण हो जाते हैं एवं अंडोत्सर्ग के समय अंडाशय में पूर्ण तथा परिपक्वन अंडाणु की क्रिया मुक्त किया जाता है। परंतु अधिकतर कशेरुकियों में प्रथम परिपक्वन विभाजन तो अंडाशय में ही पूर्ण होता है एवं द्वितीय परिपक्वन विभाजन को तब तक के लिए स्थगित कर दिया जाता है जब तक कि निषेचन के लिए द्वितीयक अंडाणु में शुक्राणु का प्रवेश नहीं हो। इन प्राणियों में अंडोत्सर्ग के समय अंडाशय से द्वितीयक अंड को मुक्त किया जाता है। कुछ कीटों उभयचरों स्तनधारियों में दोनों परिपक्वन विभाजन अंडोत्सर्ग के पश्चात होते हैं। इन प्राणियों में अंडोत्सर्ग द्वारा अंडाशय से प्राथमिक अंडक को मुक्त किया जाता है। प्राथमिक अंडक के अंडवाहिनी में प्रवेश के पश्चात प्रथम परिपक्वन विभाजन होता है परंतु शीघ्र ही विभाजन रुक जाता है। प्राथमिक अंडक में निषेचन हेतु शुक्राणु के प्रवेश के पश्चात ही दोनों परिपक्वन विभाजन पूर्ण होते हैं। धन्यवाद।